हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूं, जहां पर हम पढ़ रहे हैं बीएससी के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स। और ये क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, जिसमें लास्ट टर्न पे हमने कंप्लीट किया है हमारा एफ ब्लॉक हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि यूनिट 3 इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं हमारी नेक्स्ट यूनिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं इसमें। और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्वेंट के बारे में। पढ़ने से पहले हम इसमें बातें करेंगे किसके बारे में, सॉल्वेंट। आगे सॉल्वेंट होता क्या है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती है। फिर हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट्स को क्लासिफाई करेंगे कि ये हमारे किस किस बेसिस पर क्लासिफाई होता है। फिर उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे सॉल्वेंट्स। देखो, किसी भी चीज को समझने के लिए पहले बेस क्लियर करना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो इस यूनिट में सॉल्वेंट्स के बारे में कि हमारे एक्वस और नॉन एक्वस सबसे पहले बताएंगे। फिर उसमें एक्वस और नॉन एक्वस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर सॉल्वेंट्स पर आएंगे। लेकिन हमारे सॉल्वेंट्स क्या होते हैं पहले ये तो जान लेते हैं। इसमें देखिए, सॉल्वेंट्स हमारे क्या होते हैं कि हमारे सॉल्वेंट का मतलब बताइए सबसे पहले तो क्या होता है। सॉल्वेंट होता है हमारा विलायक। हिंदी में बता देते हैं, हिंदी में साथ साथ लेके चलेंगे इस बार आपको। विलायक होता है हमारा सॉल्वेंट कि किस वो पदार्थ जो हमारे विलय को घोलने के लिए काम किया जाता है, विलय को घोलने के लिए यूज किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। क्या कहलाता है वो हमारा विलायक, या क्या बोल सकते हैं आप, विलय में घुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलय में घुलनशील पदार्थ विलायक कहलाता है। अब इंग्लिश में बात करते हैं। द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिसॉल्व सॉल्यूट। विलय क्या होता है हमारा, सॉल्वेंट्स होता है, विलय विलायक होता है। और विलय क्या होता है, विलय होता है हमारा सॉल्यूट। क्या होता है, सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट पता चल गया। अब इसमें देखिए हमारा डेफिनेशन इंग्लिश में बता देते हैं अब आपको कि वेस वो सब्सटेंस, द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू डिसॉल्व सॉल्यूट, वो हमारा क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, सॉल्वेंट। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि विलायक होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, वो भी पढ़ेंगे अब इसमें। पहले हम क्या कर लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। द सब्सटेंस which are मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप साथ साथ लिखते चलें। स्क्रीनशॉट अगर आप लेके रखेंगे तो बहुत सारे कलेक्ट हो जाएंगे और फिर उसमें आपको समझ भी नहीं आएगा। तो मैं आपको इसमें साथ साथ इसलिए लिखाती हूँ ताकि आप पॉइंट टू पॉइंट हर चीज नोटिस करें, बाद में आपकी कोई भी चीज स्किप ना हो। देखिए इसमें द सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड to dissolve the substance which are used to dissolve solutes हमारा क्या कहलाता है, solvent are known as solvents। क्या कहलाता है वो हमारा, सॉल्वेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, सॉल्वेंट। समझ आ गया। हिंदी में बता देते हैं, विलय में घुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है, विलायक। छोटा सा है, विलय में घुलनशील पदार्थ क्या कहलाता है हमारा, सॉल्वेंट। क्लियर है। अब इसमें आगे देखते हैं कि गुड सॉल्वेंट होने के लिए, एक अच्छा विलायक होने के लिए उसके पास क्या क्या गुण होने चाहिए। गुड कैरेक्टर, अ गुड सॉल्वेंट शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। A good solvent should have following characteristic कि अच्छा विलायक होने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। आप क्या करेंगे, पॉइंट वाइज लिखेंगे सारी चीजें। जैसे पॉइंट नंबर 1 क्या हो जाएगा यहां से हमारा, कि वो हमारा प्रकृति में आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, कि हमें आसानी से वो मिल जाए। फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इट शुड बी इजिली अवेलेबल इन नेचर। इट शुड बी easily available
इट शुड बी ईजिली अवेलेबल इन नेचर। इन नेचर वो क्या होना चाहिए, प्रकृति में आसानी से प्राप्त हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट देखिए, सेकंड हो जाएगा यहां से हमारा कि उसमें ज्यादा मात्रा में हमारा पदार्थ घुल जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, जितनी ज्यादा ले ले वो हमारा घुल जाना चाहिए। तो यहां से क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड शुड बी डिसॉल्व इन इट, कि अधिक मात्रा में यौगिक भी उसमें घुलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए, घुलनशील होना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, अ लार्ज नंबर ऑफ compound, large number of compounds should be dissolved in it, should be dissolved in it। क्लियर है। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं डिसॉल्व होने की यानी कि घुलने की, तो हमारा कैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, टेम्परेचर की वाइड रेंज तक। वाइड रेंज का मतलब क्या है यहाँ पर। अब एक छोटी सी चीज बताइए, क्या कि हम जब क्या करते हैं, पानी को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा गर्म करते हैं, तो वो क्या होता है, भाप में बदल जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें हमारा गुड सॉल्वेंट होने के लिए कैरेक्टरिस्टिक ये भी होना चाहिए कि हम ज्यादा से बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर ही वो भाप में बदले, यानी कि अगर हम टेम्परेचर में थोड़ा बहुत चेंज कर रहे हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित ना हो, वो हमारा लिक्विड स्टेट में ही प्रेजेंट हो। क्लियर है। थर्ड पॉइंट देखिए, इट शुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट शुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, इट शुड एग्जिस्ट, it should exist in liquid state, in liquid state, it should exist in liquid state for wide range of temperature, for wide range of temperature, wide range of temperature। थर्ड पॉइंट भी कंप्लीट। अब इसमें आगे बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की, कि वो हमारा कैसा होना चाहिए बेटा, इसके किसके लिए, गुड सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट होने के लिए, अच्छा विलायक होने के लिए उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि वो एक डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट है, इट शुड हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। चलिए नोट कीजिए इतना, फिर मैं आगे इसमें और बाकी के सारे पॉइंट्स बताऊंगी आपको, पहले इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 5 है हमारा। पॉइंट नंबर 5 है कि हमारा कंपाउंड जो होना चाहिए, यानी कि गुड सॉल्वेंट होने के लिए वो इजीली आयनाइजेबल होना चाहिए, यानी कि आसानी से आयंस में ब्रेक होना चाहिए। जैसे हमारा वाटर होता है, आयंस में कैसे ब्रेक होता है, H+ और OH- में इस तरीके से इजीली आयंस में ब्रेक हो जाना चाहिए। और आयंस में ब्रेक क्यों होना चाहिए, आयंस में ब्रेक होना इसलिए चाहिए ताकि उसमें सॉल्वेंट इजीली डिसॉल्व हो सके, फिफ्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, इट शुड बी इजीली आयनाइजेबल, इट शुड बी easily ionizable, so the solvent easily dissolved in it, solute की बात करें ना विलय की, so the solute easily dissolve in it, dissolve in it।
क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि ये हमारा पॉइजनस नहीं होना चाहिए, कि हमारा सॉल्वेंट कैसा नहीं होना चाहिए, पॉइजनस। इट शुड नॉट बी पॉइजनस, इट शुड नॉट बी पॉइजनस, शुड नॉट बी पॉइजनस। पॉइजनस क्या नहीं होना चाहिए, जहरीला नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी पॉइजनस। 7 प्रॉपर्टी देखिए, 7 कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि हमारा ये नेचुरल कंपाउंड होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। सॉल्वेंट जो लेंगे हमारा नेचुरल का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होना चाहिए। प्राकृतिक क्यों होना चाहिए, ताकि उसमें एसिडिक और बेसिक सॉल्यूट इजीली घुल सके, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूट इजीली घुल सके। तो 7 पॉइंट क्या हो जाएगा, 7 पॉइंट ये हो जाएगा कि हमारा वो नेचुरल होना चाहिए। इट शुड बी नेचुरल, it should be natural, प्राकृतिक होना चाहिए हमारा क्या चीज, सॉल्वेंट, नेचुरल। so that एसिडिक अम्लीय और क्षारीय, एसिडिक एंड बेसिक, अम्लीय और क्षारीय विलेय, एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूट डिजॉल्व इजिली इन इट, या इजिली डिजॉल्व इन इट, आसानी से घुल सके, इजिली डिजॉल्व इन इट। अब आप इसमें देखकर बताइए, सारे कैरेक्टरिस्टिक देखिए कि हमारा सबसे अच्छा सॉल्वेंट कौन सा हो सकता है। सबसे अच्छा सॉल्वेंट हमारा वाटर हो सकता है। वाटर कैसा है, हमारा सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाता है सॉल्वेंट के साथ। क्या यूज किया जाता है, सॉल्वेंट के साथ, और उसमें कितनी मात्रा में कुछ भी घोल सकते हो। जैसे सबसे कॉमन एग्जाम्पल है पानी और नमक का, NaOH, और वाटर का क्या हो गया, यहां से हमने क्या लिया, सोडियम और वाटर लिया। यहां से इस पानी में नमक घोल दिया, क्या नमक आसानी से घुल जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। पानी और नमक प्रकृति में मिलता है। पानी हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट है, डाइलेक्ट्रिक सॉल्वेंट होता है। करंट इसमें से हमारा पास होता है। क्या पानी जहरीला होता है, नहीं होता है। पानी इजिली आयंस में ब्रेक हो सकता है, सारी प्रॉपर्टीज पानी में है, वाटर में है, H2O में है, एक्वस में है। तो यहां से हमारा सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, नेक्स्ट, वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन नेचर। वाटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन नेचर, मोस्ट कॉमनली यूज्ड सॉल्वेंट इन नेचर। पानी आप सभी के घरों में मिल जाएगा, यूज्ड सॉल्वेंट इन नेचर। सारे टेस्ट करके देख सकते हैं आप, उस पर पीकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा जहरीला है या नहीं है। चलिए अब इसमें देखो, अगर जो सॉल्वेंट हमारे पानी में घुल जाते हैं, वो हमारे कैसे होते हैं, एक्वस सॉल्वेंट, और जो पानी में नहीं घुलते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। देखिए क्या होते हैं, इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, अगर हमारे क्या होते हैं, वाटर हमारे सॉल्वेंट की तरह यूज किया गया है, देन सच सॉल्वेंट्स आर कंसिडर्ड एज एक्वस सॉल्वेंट। इफ वाटर इज यूज्ड एज सॉल्वेंट, पानी अगर हमारा किसकी तरह, सॉल्वेंट यानी कि विलायक की तरह यूज किया गया है, एंड used as solvent, then solvent are considered as, then solvents are considered as aqueous solvent। कैसे कंसीडर किया जाएगा, aqueous solvent की तरह, AQUEOUS, aqueous solvent। इतना समझ आ गया। अगर हमारा अदर सॉल्वेंट यूज किया जाता है तो वो हमारे क्या कहे जाते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इफ अदर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, इफ अदर सॉल्वेंट्स are used as a solvent, then
then it is considered as तब वो माना जाता है considered as नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्या कहा जाता है? नॉन एक्वस सॉल्वेंट। एक्वस और नॉन एक्वस समझ में आ गया। अब क्या करेंगे इसमें आगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे आगे? क्लासिफिकेशंस। नोट कीजिए इसको। देखिए अब इसमें आगे क्लासिफिकेशंस। अब इसमें हमारा जो क्लासिफिकेशन होता है बेटा 3 टाइप से होता है हमारा। किसका? सॉल्वेंट्स का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट टाइप कौन सा लिखा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कि नेचर प्रकृति के आधार पर क्लासिफिकेशन। सेकंड है बेटा इसमें आयंस के आयनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, आयंस के बेसिस पर। और थर्ड है बेटा इसमें प्रोटॉन की एफिनिटी के बेसिस पर। किस तरीके से हमारा क्या होता है? प्रोटॉन्स की एफिनिटी के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया गया है। तो इसमें अब सबसे पहले बात करेंगे कि प्रकृति के आधार पर किस तरीके से हमारे क्या होता है? क्लासिफिकेशन होता है सॉल्वेंट्स का, विलायकों का। अब देखिए इसमें फर्स्ट पार्ट, अब ये जो हमारा नेचर के बेसिस पर है ये हमारा 3 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। नेचर कैसी कैसी होती है? एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। एसिड क्या होता है? अम्लीय। बेस क्या होता है? क्षारीय। और एम्फोटेरिक क्या होता है? उभयधर्मी। क्या होता है? उभयधर्मी। अब इसमें देखिए फर्स्ट है इसमें एसिडिक नेचर। अब इसमें एसिडिक और बेसिक को क्लासिफाई करने के लिए बेटा इसमें आपका ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट लगेगा। आपको याद होगा ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमारा प्रोटॉन या H+ आयन, प्रोटॉन या H+ आयन अगर डोनेट करता है तो एसिड बनेगा, डोनेट करता है तो क्या बनाएगा? एसिड, और एक्सेप्ट करेगा तो हमारा क्या बनाएगा? बेस। ये था हमारा ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अब देखिए इसमें फर्स्ट है एसिडिक नेचर। लिख सकते हैं आप, इसमें लिख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो। आपको डेफिनेशन लिखनी है किसकी? ब्रॉन्स्टेड और लोरी कॉन्सेप्ट की, एसिडिक और बेसिक के लिए। इसमें आप क्या लिखेंगे? द सॉल्वेंट्स विच कैन आयोनाइज टू डोनेट, द सॉल्वेंट्स विच कैन आयोनाइज टू डोनेट H+ आयन और प्रोटॉन। द सॉल्वेंट्स लिख देते हैं वरना परेशान रहोगे आप। द सॉल्वेंट्स which can ionized, the solvents which can ionized, आयन सी तो बनाते हैं। डोनेट जब करेंगे और एक्सेप्ट जब करेंगे आयन सी तो बनाएंगे, कैटायन और एनायन यही बनेंगे इसमें। which can ionized to donate, जो आयनाइज हो सके डोनेट करने के लिए, टू डोनेट H+ आयन और प्रोटॉन। वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोटॉन। वो हमारा क्या कहलाता है? एसिडिक। क्या कहलाती है वो? एसिडिक सॉल्वेंट कहलाते हैं। एसिडिक नेचर या एसिडिक सॉल्वेंट लिख लीजिए, यहाँ पे सॉल्वेंट लिख लीजिए। सॉल्वेंट की ही बात कर रहे हैं ना हम, सॉल्वेंट्स। चलिए अब इसमें देखिए हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल देखो क्या आ जाएगा यहाँ से। एग्जाम्पल HF, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। क्या करेगा हमारा? डोनेट करेगा क्या? प्रोटॉन और H+ आयन। किस में आएगा? HF किस में ब्रेक होता है? H+ में, और OH और यहाँ से F- में। अब ये क्या कर रहा है? प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि इसमें से प्रोटॉन निकल रहा है, तो हमारा क्या बना लेगा? क्या हो जाएगा वो? एसिडिक सॉल्वेंट। सेकेंड पार्ट देखिए बेसिक सॉल्वेंट। सेम लिखना है आपको। क्या लिखना है? बस इसमें द सॉल्वेंट्स विच कैन आयनाइज टू एक्सेप्ट H+ आयन और प्रोटॉन, वो हमारे क्या कहलाते हैं? बेसिक सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से। हाइड्राबेंजीन लिख लीजिए, यहाँ पे हाइड्रोजीन या पायराडीन ले लीजिए, पायराडीन C5H5N, पायराडीन ले लिया। पायराडीन की स्ट्रक्चर बना के दिखा दे एक बार आपको। पायराडीन कैसे होता है हमारा? पायराडीन ये होता है हमारा पायराडीन। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें से बताना है, क्या बताना है? द सॉल्वेंट्स विच कैन आयनाइज टू एक्सेप्ट H+ आयन और प्रोटॉन। पायराडीन में क्या करेंगे आप? इसमें H+ आयन मिला देंगे, H+ आयन मिला देंगे तो यहां से क्या होगा? H+ आयन मिलाने के बाद ये बना लेगा C5H5NH, ये बना लेगा यहाँ से। इसने क्या करा दिया? ये पायराडीनियम आयन बन गया। क्या बन गया? पायराडीनियम आयन।
आयन। क्लियर है? चलिए थर्ड देखिए इसका एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक नोट कीजिए इसको, फिर एम्फोटेरिक के लिए देखते हैं। और एम्फोटेरिक कौन से होते हैं? जो हमारे क्या कर सके, डोनेट और एक्सेप्ट दोनों कर सके, जो हमारे प्रोटॉन्स या H+ आयन को एक्सेप्ट और डोनेट दोनों कर सके, वो कौन से होते हैं हमारे एम्फोटेरिक। यानी कि H+ आयन या प्रोटॉन को ग्रहण और दान दोनों कर सके, वो हमारे क्या कहलाते हैं? उभयधर्मी। क्लियर है? थर्ड देखिए एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक क्या आने वाला है इसका? मोस्ट कॉमन एग्जांपल वाटर। वाटर H2O आयनाइज कर दीजिए H+ आयन और OH- आयन में। क्या हो गया? यहां से डोनेट कर रहा है तो यहां से क्या बना लिया? डोनेट कर दिया एक, तो यहां से डोनेट करने वाला क्या बना लेगा? एसिडिक बना लेगा। और अब यहां पे क्या कर लो, यहां पर इसमें एक H+ आयन जोड़ के देख लो, तो यहां से क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा। क्या बना लेगा? H3O पॉजिटिव बना लेगा यहां से। ये अब यहां से क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया तो किसकी तरह? बेस की तरह। यानी कि एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट करने वाले क्या होते हैं? हमारे एम्फोटेरिक होते हैं। अब इसमें बी पार्ट देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी पार्ट देखिए, अब इसमें हमारा आयंस के बेसिस पर आयनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन के बेसिस पर हमारे जो सॉल्वेंट्स हैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। आयनाइजेशन के बेसिस पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट पार्ट है जो सेल्फ आयनाइज्ड हो जाते हैं, यानी कि आयनाइजिंग सॉल्वेंट, और दूसरे हैं नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। फर्स्ट देखिए सेल्फ आयनाइजिंग सॉल्वेंट या आयनाइजिंग सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट हमारे खुद ही आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? आयनाइजिंग सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट्स विच आर सेल्फ आयोनाइज्ड, द सॉल्वेंट्स विच आर सेल्फ आयोनाइज्ड, जो हमारे क्या हो? खुद ही आयंस में ब्रेक हो जाते हो, सेल्फ आयोनाइज्ड। क्या कहलाते हैं? वो हमारे आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? अब इसमें देखो एग्जाम्पल तो इंपॉर्टेंट है। इसमें एग्जाम्पल के बिना कैसे समझोगे आप? इसमें क्या ले लो? वाटर ले लो, खुद ही क्या कर दो? इनको आयनाइज कर दो। क्या कर लो? आयनाइज कर लो, यानी कि खुद ही क्या होंगे? ये आयन में ब्रेक हो जाएंगे। ये वाला एक वाटर का मॉलिक्यूल लिया, ये वाला दूसरे का मॉलिक्यूल लिया, ये इसको आयनाइज कर देगा, ये इसको आयनाइज कर देगा। है तो दोनों एक ही, 2 अलग अलग बेशक ले लिए हो इसमें। चलिए आयनाइज कीजिए इसको। यहां से क्या हो जाएगा? एक को ब्रेक कर लीजिए H+ और OH- में। किस में ब्रेक कर लीजिए? H+ OH- में। ये H2O इसके साथ भेज दिया और ये OH यहां से अलग हो जाएगा। तो यहां से क्या हो गया? यहां से OH- हो गया और ये क्या आ गया? H3O पॉजिटिव आ गया। तो यहां से क्या हो गया? ये हाइड्रोक्सिलियम आयन हो गया और ये यहां से क्या हो गया? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, तो हाइड्रोक्सिलियम आयन और ये क्या आ गया यहां से? हाइड्रोलियम आयन। क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट देखें, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट कौन से होते हैं? नोट कीजिए इसको। सेकंड, नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट वे सॉल्वेंट विच आर नॉट सेल्फ आयनाइज्ड, जो हमारे सेल्फ आयनाइज्ड नहीं होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल में क्या आ सकता है हमारा? एग्जांपल में बेंजीन हो सकता है, हमारा CCl4 हो सकता है, CS2 हो सकता है। एग्जांपल्स में क्या बताया अभी आपको? बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, और अभी ये क्या बताया? CS2। ये क्या है? हमारे नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट के एग्जांपल है। ये कौन सा था बेटा? बी पार्ट था ये इसका। अब इसमें आगे करेंगे सी पार्ट है। अब हमारे प्रोटॉन्स की एफिनिटी के बेसिस पर देखेंगे, वो भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्रोटिक और अप्रोटिक, यानी कि प्रोटॉनिक और अप्रोटॉनिक। चलिए पहले इसको नोट कीजिए आप।
देखिए अब इसमें सी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एफिनिटी ऑफ प्रोटॉन, ये भी हमारा 2 पार्ट्स में जैसे अभी आपको बताया था प्रोटिक और एप्रोटिक या प्रोटॉनिक एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स में। अब इसमें देखिए ये भी हमारे एम्फोटेरिक की तरह होते हैं, जैसे हमने एम्फोटेरिक में पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था हमने एम्फोटेरिक के लिए कि जो हमारे क्या चीज प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटोनेट दोनों कर सके वो हमारे क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एम्फोटेरिक। इसी तरीके से हमारे क्या होते हैं, प्रोटॉनिक होते हैं, जो हमारे प्रोटॉन को एक्सेप्ट प्रोटोनेट दोनों कर सके वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रोटॉनिक या प्रोटिक सॉल्वेंट्स। क्लियर है ना? चलिए अब इसमें लिख लीजिए द सॉल्वेंट्स व्हिच हैव कैपेसिटी, द सॉल्वेंट्स व्हिच हैव कैपेसिटी, which have capacity, the solvents which have capacity to donate or accept, to donate or accept, to donate or accept प्रोटॉन या H प्लस आयन, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं प्रोटिक या प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स। एग्जाम्पल्स में आप क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स में आपका आ सकता है HF, पायराडीन, HF, पायराडीन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं इसमें। तो यहां पर और लिख लीजिए हाइड्रोजीन या अमोनिया, वाटर। तो ये क्या आ जाते हैं हमारे प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब इसमें सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड क्या हो जाएगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, सेकंड पार्ट की बात करेंगे फिर इसमें। चलिए सेकंड पार्ट देखो, नोट कर लिया होगा आपने। सेकंड पार्ट है हमारा एप्रोटिक या एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक या एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट, एप्रोटॉनिक सॉल्वेंट वे सॉल्वेंट which don't have capacity, which don't have capacity, don't have capacity, don't have any capacity, कोई भी क्षमता नहीं होती है उनमें टू डोनेट H प्लस आयन और प्रोटॉन। वो ना तो H प्लस आयन को यानी कि प्रोटॉन को ना तो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं। वो हमारे किस में आते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में आते हैं। जैसे हमारा बेंजीन, CCl4 जैसे हमने नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से आ जाएंगे। एग्जाम्पल्स में क्या आ जाएंगे यहाँ से, बेंजीन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 आ जाएगा और हमारा कार्बन डाइसल्फाइड CS2 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन। अब इसमें कल हम करेंगे सॉल्वेंट्स के बारे में। इसमें हम बेसिकली 3 सॉल्वेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कल इसमें स्टार्ट करेंगे वाटर के बारे में, वाटर एज अ सॉल्वेंट कैसा होता है, किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये करेंगे कल डिस्कस। और अगर इसमें कोई भी डाउट है तो कहाँ पूछ सकते हो आप, इंस्टाग्राम पर, इंस्टाग्राम ID है physics_guru_India, जाकर फॉलो कीजिए, मैसेज करके डाउट्स क्लियर कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से पहले टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिएगा, गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और फिर आपको उस पर ID बनाकर सर्च करना है फिजिक्स गुरु इंडिया, और यहाँ से आप क्या हो सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो। तो कल मिलेंगे हमारे वाटर सॉल्वेंट के लिए, और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू सो मच।